हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मैं कुशल राज मिश्रा, आपका फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर, लेकर के आ चुका हूं बेटा 28 और 29 तारीख के वो टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आना फॉर श्योर है। 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर इन 10 टॉपिक्स में से जो जो चीजें बता रहा हूं वो करके चले गए तो आराम से 12 से 15 सवाल इजीली कर सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जैसा देखने को हमें मिल रहा है कि टफनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और टफनेस बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। राइट, तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक हैं वो एक्चुअली में कि कहां कहां से क्या क्या आने वाला है। राइट, चलिए तो भैया फिर भी अगर किसी ने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अपडेट्स के लिए, इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और लगातार जो मैराथन्स चलती हैं, वन शॉट्स चलते हैं, आपके पास टेस्ट सीरीज हैं, इन सब के अनाउंसमेंट के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम। राइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास की टॉपिक्स ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर जेई मेन 2025, यानी कि वो टॉपिक्स जो जेई मेन 2025 में डेट 28/1/2025 और 29/1/2025 को आने वाले हैं और देखने को मिल सकते हैं, या मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट, चलिए तो भैया आइए। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान है ना, या रसायन शास्त्र कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे बेटा जी? रसायन शास्त्र इसे कहा जाता है ना। ये अब देखो सबसे पहले यहां पर, अच्छा तुमको ऐसा लग रहा होगा ना सर ये तो इंग्लिश में है, देखो हिंदी में लिख के लाया हूं इसको मैं। जैसे तुम अपनी लैंग्वेज में टाइप करते हो ना, तो कहीं ना कहीं तुम मुझसे इस वाले सेशन को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सब तुम्हारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे तुमको समझ में आता है ना। ये सब कैसे लिखा हुआ है? तुम्हारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आओ देखो समझाता हूं। सबसे पहले हमारे पास है बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य कार्बनिक रसायन, सामान्य कार्बनिक रसायन। ठीक है जी। तो सामान्य कार्बनिक रसायन के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि अम्लीय सामर्थ्य, यानी कि अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य। और इतना तो देखो तुमको मालूम है यार, है ना, कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा इतना गया गुजरा नहीं होता कि उसे इंग्लिश नहीं आती। और हम तो कहते ये है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आती हैं, बहुत अच्छे से आती हैं, है ना, उसको तो बहुत अच्छे से आती है दोनों की दोनों। सही बात है कि नहीं है? अगर बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना इस पॉइंट पे, तो जहां पे ये वीडियो चल रहा है ना उसी उसका पर्टिकुलर पॉइंट को मेंशन करके लिख देना कि हाँ सर बिल्कुल सही बोला, हमें भी इंग्लिश और हिंदी हमें दोनों बहुत अच्छे से आती है। राइट, इसके बाद है बेटा स्टेबिलिटी, यानी कि स्थायित्व। किस किस का? कार्ब धनायन का, यानी कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और कार्ब एनायन का, यानी कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। बेटा कार्ब, एक सेकंड, ये कहां गया? एक सेकंड, चल भाई इधर देख। हाँ जी, तो एक तो हो गया कार्बोकेटायन और एक हो गया मेरे पास कार्ब एनायन, यानी कि कार्बनायन। सही है, कार्ब धनायन और कार्बनायन। ठीक है बेटा जी। अब सुनना, यहां बात करूं इसके बाद अगला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। क्वेश्चन आ रहा भैया फ्रॉस्ट आरेख से। किससे आ रहा है बेटा? फ्रॉस्ट आरेख से। फ्रॉस्ट आरेख में क्या किया जाता है कि आपको 2 3 4 बदलने के तरीकों में, है ना, जैसे कन्वर्जन दे दिए जाते हैं। जैसे E0 Fe+2 से Fe+3 का दे दिया, एक दे दिया Fe+3 से Fe का दे दिया, एक Fe ऐसा मान लो 0 से +2 का दे दिया। फिर तुमसे मिडिल वाला कोई एक पूछ लेगा भाई इसका बताओ, तो उसका जो सारा काम किया जाता है वो किससे किया जाता है बेटा? फ्रॉस्ट आरेख से किया जाता है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव की गणना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट, अब सुनना, इसके बाद कोलराउश लॉ से अब तक सवाल आया नहीं है। कोलेराउश लॉ से बेटा, कोलेराउश नियम से, है ना, जो कि हमारी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का एक नियम है। ठीक है ना, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए मेनली अगर कहा जाए तो। ठीक है, कि अगर इसके मैं अनुप्रयोगों की बात करूं तो जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य मेरे पास होते हैं ना बेटा, उनके सीमांत मोलर चालकता की गणना या मोलर चालकता की गणना मैं इस वाले नियम से करता हूं। तो अब तक यहां से सवाल देखने को मिला नहीं है, तो इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन अब आने वाला है, आपके बिल्कुल बकेट के अंदर रखा हुआ है वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा जी। इसके बाद सॉल्यूशन, यानी कि विलियन चैप्टर से बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी कि सांद्रताएं बेटा जी। क्या? सांद्रता। ठीक है, एवं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि अणुसंख्या गुणधर्म। क्वेश्चन आते जा रहे हैं इससे लगातार,
और लेवल बढ़ता जा रहा है, अच्छा लेवल हो रहा है। हेनरी के नियम से अब तक कोई एक आधा सवाल ही देखा गया है, तो हो सकता है यहां से अब की बार एक सवाल आपको देखने को मिल जाए। डी एंड एफ ब्लॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, है ना। डी एंड एफ ब्लॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? यहां से क्या है भैया, ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ लो। क्या पढ़ लो? ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी KMnO4 और K2Cr2O7 की सारी रिएक्शंस ढंग से पता होनी चाहिए। किस रिएक्शन में कौन सा उत्पाद बनके तैयार होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देख, अगर नहीं मालूम है ना तो फटाफट जा, अभी टाइम है, NCERT खोल और पढ़ ले। क्यों? अगर तूने पढ़ लिया, जब तो तेरा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, तू बहुत अच्छे से अपना काम कर लेगा, बहुत अच्छे से जेई निकाल देगा। अगर तूने नहीं पढ़ा है ना बेटा, तो ध्यान रख वो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा सीधा सा सिद्धांत है, या तो तुझे सवाल आता है, हाँ तू, या तो तुझे सवाल आता है या तुझे सवाल नहीं आता है। आता होगा तो कर पाएगा, नहीं आता होगा तो भूल जा, एक भी नंबर नहीं आएगा, तुक्का भी नहीं लगा पाएगा। पढ़ा होगा, इर्द गिर्द का पता होगा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता है, राइट ना। चल, इसके बाद देखो तो देखो साफ साफ लिखा है एफ ब्लॉक की NCERT कर लो, है ना। सारे ट्रेंड पूछे जा रहे हैं। ट्रेंड का मतलब जो भी उसकी प्रवृत्तियां हैं भाई, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, इसका विन्यास क्या होता है, इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, इसकी जो है आयनिक त्रिज्या क्या होती है, इस तरीके के ट्रेंड आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं बेटा। तो NCERT कर लो। क्या कर लो भैया? NCERT पी ब्लॉक सुन लो, ट्रेंड्स आ रहे हैं भैया। क्या आ रहे हैं? ट्रेंड्स। NCERT लाइन टू लाइन करो, रिएक्शंस मत करो। रिएक्शन नहीं पढ़नी है पी ब्लॉक की किसी को भी, ठीक है ना, रिएक्शंस नहीं करनी है। ट्रेंड के NCERT लाइन टू लाइन पढ़ लो। इसको आप आवर्त सारणी में भी पढ़ सकते हो। अगर बहुत डिटेल में आपने आवर्त सारणी पढ़ रखा है तो फिर आपको ये वाला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आपको, एक एडवाइस दूंगा बड़ा भाई होने के नाते, एक आपका केमिस्ट्री एडुकेटर होने के नाते, कि आपको एक बार NCERT जरूर से पढ़ लेनी चाहिए, खासकर तब जब आप अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हो। ठीक है बेटा जी। चलिए, इसके बाद आया थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया बेटा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन है इसका। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा तो आपके लिए हॉट रहेगी, साथ में प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि भैया अपना जो ऑडियंस है वो हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, और जैसा मैंने कहा हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो क्या होते हैं, दोनों में पारंगत होते हैं, तो इस वजह से हमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। वो प्रथम नियम भी समझते हैं और वो फर्स्ट लॉ भी समझते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो समझ पा ही रहे होंगे, बिल्कुल इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। बाकी वैसे भी तुम्हारी ये जेन जी वाली लैंग्वेज है, तो तुम मेरे साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, आई होप, है ना। होप क्या सर, कर ही लेंगे हम, तो कर लिया हमने इनफैक्ट, है ना, तो कर लिया है ना। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करना, और सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। क्यों? ऐसी अपडेट्स तुम्हें लगातार मिलती रहती हैं, राइट ना, तो जरूर किया करो। आइए आगे सुने भैया। इक्विलिब्रियम की अगर बात करूं, साम्यावस्था की बात करूं बेटा, तो अब आयनिक इक्विलिब्रियम कर लो। अब क्या कर लो? आयनिक इक्विलिब्रियम जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है अब आयनिक इक्विलिब्रियम करना। क्यों? अब तक क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने भी जो कल वाली शिफ्ट हमारी गई है, 24 जनवरी की शिफ्ट 2 जो गई है, 1 जो गई है, उसके अंदर आयनिक साम्यावस्था के क्वेश्चंस आना चालू हो गए हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आना चालू हो गए हैं। तो आगे जाकर भी आपको मिलने वाले। देखो, रासायनिक साम्यावस्था के अंदर तो तुम्हारे पास वही होता है, ले देके Kc, Kp, Kx, Kn, खत्म। ली-शैताली का नियम है ना, तो लॉ ऑफ ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल, ये सब कर लो। फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लो, थोड़ा सा भौतिक साम्यावस्था पढ़ लो, काम हो गया। अभी ये मत सोचना मैंने दो टॉपिक बताए, एक टॉपिक को हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बताया है ना, गधे हो तुम कुछ भी बोल दो। अरे सर ये कौन सा टॉपिक था, फिजिकल इक्विलिब्रियम तो मिला ही नहीं। अरे भौतिक साम्यावस्था को फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं भैया, ठीक है। चलो आ जा, इधर देख, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12वीं की पूरी, और साथ में कौन सा बोल, हाइड्रोकार्बन। NCERT की सारी रिएक्शंस का फ्लो चार्ट तैयार कर लो भैया, सारी रिएक्शंस का। और चाहते हो कि सर आप फ्लो चार्ट लेकर के आओ मंडे तक, तो फटाफट से कमेंट में लिख देना कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्लो चार्ट हमें चाहिए विद ट्रिक, याद रखने का तरीका, पक्का लेकर के आऊंगा 100%। मंडे को आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। और ज्यादा नहीं, आपकी ऑलमोस्ट सारी अभिक्रियाएं एक ट्रिक से याद करा दूंगा बेटा, सारी रिएक्शन एक ट्रिक से याद करा दूंगा आपको, ठीक है। चलो आओ, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया भैया, रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट अच्छे से करके जाओ भैया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करके जाओ। अगर नहीं करा, सुन ले, अगर नहीं करा तो कहीं ना कहीं तुझे होगा कि तूने क्वेश्चन छोड़ दिया, तुझसे क्वेश्चन नहीं बना। क्यों? हो सकता है डायरेक्ट सवाल देखने को ना मिले, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन अपचयन का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर पता होना चाहिए। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या करके जाओ?
डिस्प्रपोर्शनेशन बहुत अच्छे से करके जाओ, इसको बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा जी? असमानुपातन अभिक्रिया। बहुत अच्छे से करके जाओ। एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का, एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब तक वीबीटी से सवाल देखने को स्टार्टिंग में मिला था, उसके बाद नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं आपको समावयवता, वीबीटी और सीएफटी ये आपको करनी ही पड़ेंगी, ये आपको करनी ही पड़ेंगी और करनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। क्यों? अगर आपको आइसोमेरिज्म यानी समावयवता आती है, वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत आता है, सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आपको आता है, बहुत अच्छे से इसकी ग्रेस्पिंग है, तो फिर आप आराम से कोऑर्डिनेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। फिर बोलूंगा की पॉइंट जो तुम्हारे लिए ना पूरी एनसीईआरटी का, अगर तुम चाहते हो सर हमारे 18 से 20 सवाल सही हो, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड जा रहा है बेटा जी। ठीक, तो क्या होगा अगर तुमने ये सब कर लिया? क्या होगा तुमने ये सब कर लिया? बस ये टॉपिक कर डाले तो फिर बल्ले बल्ले, कोई टेंशन नहीं, ये टॉपिक कर डाले तो बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी। सही है, इंफॉर्मेटिव है वीडियो, बिल्कुल है, क्योंकि सर बता रहे हैं और सर के बताए हुए क्वेश्चन तो लगातार जेईई में देखने को मिल रहे हैं ना। बहुत जल्द तुम्हें देखने को मिलेगा कि सर के ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स थे जो सर ने ड्यूरिंग द क्लास बताए, और सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम चीजें आपको कहां देखने को मिली बेटा? जेईई के पेपर के अंदर देखने को मिली। लाइव पेपर डिस्कशन में भी मैंने ये बात बताई है आपको, लाइव पेपर डिस्कशन के अंदर भी मैंने आपको कई बार बोला कि डायरेक्ट पेपर प्रेडिक्टर से क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैराथन से क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपको देखो इतना भरोसा तो मेरे पे दिखाना पड़ेगा, ताकि आपके मार्क्स, आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए, आपको मजा आ जाए। सही है कि नहीं है? बोल अरे हाँ या ना, कमेंट जरूर करना, ठीक है ना, कि हाँ सर हम आपकी बात से रिलेट कर पा रहे हैं, राइट। फिर से बोलूंगा, अगर फर्दर ऐसी अपडेट्स के लिए आप क्या ज्वाइन कर लीजिए बेटा? हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाइए, आपको अपडेट्स, पीडीएफ, नोट्स, डीपीपी, व्हाटएवर इट इज, जो भी आ रहा है वो सारी की सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। ओके, श्योर। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले सेशन के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए सी यू, टाटा।